हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग का फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है, बताया जा रहा है जो बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं नए साल में कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं फिजिक्स में। तो हम लोग का आज जो चलने वाला एसी करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा। देखिए इससे क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं, एलसीआर सर्किट से पूछे जाते हैं। तो आज इसमें हम इतना शॉर्टकट बताएंगे कि आपको फटाफट खाली समझ में आते चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। उससे पहले एक देख लेते हैं, कुछ बायो सेवार्ट का नियम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। बायो सेवार्ट का नियम आ सकता है, तो इसको हम सोचे क्यों ना बता दिया जाए। देखो बायो सेवार्ट का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी चालक में या तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो चालक के स्वल्पांश के कारण क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए तार है एक, ठीक है ना, और इसमें करंट आई एम्पियर का बह रहा है, ठीक है ना। और इस कारण से जब बह रहा है तो इसके एक स्वल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण से किसी बिंदु P पर, अब आपको बता देते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ये क्रॉस होगा कि डॉट होगा, क्या होगा, डॉट होगा और ये क्रॉस होगा, नहीं इस तरह से। तो आप इस इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार। तो दूरी कितना है, ये आर है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर स्वल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो डेल्टा बी, क्या होगा, डेल्टा बी। पूरे के कारण क्या होगा, बी, पूरे के कारण बी। जब छोटा सा लंबाई के कारण तार में अगर करंट बह रहा है और उसमें छोटा सा लंबाई ले लेंगे तो उसके कारण तो बहुत ही छोटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा, है ना। और जब हम इसको क्या करेंगे, पूरा लंबाई लेंगे तो पूरे के कारण बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये कहता है क्या नियम, बायो सेवार्ट का नियम कहता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होता है क्या, डेल्टा बी। डेल्टा बी समानुपाती क्या होता है, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये थीटा क्या, एंगल है, क्या है, एंगल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ध्यान रखोगे तो सारा खेल हो जाएगा। देखिए सब इसी से हम अलग अलग करेंगे, एक इसको इससे अलग करेंगे, इससे अलग करेंगे, इसको इससे 3 गो निकलेगा, एक 4 गो, ठीक है। तो कहता है कि डेल्टा बी जो है समानुपाती किसका होगा, आई का। ये हो गया पहला नियम, बोलता है कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानु, हाँ। फिर कहता है कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबाई के समानुपाती होता है। देख कितना आसान है। उसके बाद जो कहता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, कोण की जया मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। 3 को हो गया। फिर चौथा चीज क्या था, इसी को देखते हुए हम कर रहे हैं, थोड़ी कुछ नया कर रहे हैं। डेल्टा बी खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए, समानुपात व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, 1/r²। मतलब कि दूरी को अगर बढ़ाते हैं वर्क करके तो ये बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, नहीं। ये बायो सेवार्ट का नियम है। कहता है क्या है बायो सेवार्ट, एक बार फिर से बोल देते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर वो धारा के समानुपाती होती है, पहला। दूसरा स्टेप में जाना है लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा स्टेप में जाना है थीटा की जया, है ना, कोण की जया के समानुपाती होता है। चौथा स्टेप में जाना है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। तीनों को जब मिलाते हैं चारों को तो ये आपका एक फॉर्मूला बन के आता है, डेल्टा बी बराबर लिखेंगे तो μ0/4 पाई, μ0/4 आई डेल एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है ना, μ0/4 पाई। इसी को देखो बता देते हैं वो चीज, B = μ0h होता है, B = μ0h। तो B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है,
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये चुंबकीय, बस ज्यादा नहीं करेंगे, तुरंत इसी को ध्यान रखना है, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो दिक्कत। इसको क्या करना चाहते हैं हम, इसमें हम ये करना चाहते हैं कि B इक्वल टू म्यू नॉट एच अगर कर देते हैं तो क्या होता है ना। अगर B इक्वल टू म्यू नॉट एच कर देते हो तो म्यू नॉट एच, कहीं कहीं आप ऐसे भी देखोगे लिखल म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट, और कहीं देखो म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी होता है, म्यू आर। अगर आर का वैल्यू 1 है, इसका मतलब समझ सकते हो कि उसका अपेक्षिक जो विद्युतशीलता है, इसको परागम्यता बोलेंगे, यहाँ परागम्यता 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। एब्सोल्यूट आर, ये क्या बोलते हैं, म्यू आर का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, हवा के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से म्यू नॉट एच बराबर म्यू नॉट, और म्यू नॉट आर भी देते हैं, म्यू आर बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में म्यू नॉट कट जाता है, तो एच बराबर कहीं कहीं देखोगे ऐसे भी 1 बटे 4 पाई म्यू आर, है ना, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बस बायो सेवाट का नियम देखिए एग्जाम में पूछता है जी, आप देखोगे ध्यान से तो बायो सेवाट का नियम पूछेगा, तो 4 गो इसका नियम है, बता देना है, ठीक है। ये चारों के चारों बता देना है कि किसी जब चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बोल देना धारा के समानुपाती, फिर बोल देना लंबाई के समानुपाती, फिर बोल देना कोण की जय के समानुपाती, फिर बोल देना धारा के दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। बस ये चीज है, इसको अगर बोल देते हैं वहां लिख देते हैं तो काम बन जाता है, बायो सेवाट का नियम 5 नंबर का आ जाता है। नहीं, अब देखिए हम आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक लेंज का नियम है, उसको भी बताना जरूरी है। लेंज का नियम क्या कहता है, कुछ कुछ टॉपिक है जो कि इधर उधर से अगर कुछ छूट गया तो उसको भी बताना जरूरी है। लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या कहता है, ये विद्युत धारा का जो है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर फैराडे में जो है आया है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होता है, ठीक है ना, उसमें 2 नियम बताया, वो अभी बताने वाले हैं। लेंज का नियम क्या होता है कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है ना, प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न हुआ सदैव उसका विरोध करता है। तो इस कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। पहला नियम कहता है क्या, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति में लाया जाता है तो चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह घटना कहलाता है आपका फैराडे का पहला नियम, फैराडे का पहला नियम। या बोल तो ऐसे कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को रखा जाता है तो चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं फैराडे का पहला नियम, है ना, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, जब किसी चालक को गति में लाया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कितना होता है, डी फाई बटे डी टी। परिवर्तन की दर जो है उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए ये हमेशा लेंज का नियम के अनुसार n लगता, n हो गया क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, चक्करों की संख्या, टर्न का मतलब हो गया फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, तो n डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर देखिए माइनस लगेगा, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस हमेशा जिस कारण से भी उत्पन्न हुआ है विद्युत वाहक बल वो सदैव उसका विरोध करता है। कैसे, अब बोलते जैसे डायनेमो, अब डीजे उजे देखते चलाता है लोग तो इंजन चालू कर देता है, तो जिस समय लोड नहीं देता उस समय देखो इंजन फ्री चलता है, और जैसे ही लोड देता है, लोड बोले तो जोड़ता है पूरा लाइट, तो इंजन जो है लोड में आ जाता है। क्यों, वही वो नहीं चाहता है, जो ये जो हमारा वोल्टेज है वो नहीं चाहता है कि वो घूमे, ठीक है ना, वो नहीं चाहता है कि वो जो जिस कारण से भी हम आए हैं वो रहे, वो हमेशा चाहता है कि वो खत्म हो जाए। तो इंजन जो है रुकने का प्रयास करता है, इसलिए बोलता है कि KHP का है, अरे लोड नहीं ले रहा है, KHP का है, बोलता 8 HP का है, ओ इसलिए इतने लोड ले रहा है ज्यादा, तो बोलता 10 HP का दे दो, नहीं तो 10 HP इंजन में अच्छा से ज्यादा काम करता है। नहीं मतलब कि अगर लोड उतना दे रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है कि जिस कारण से भी उत्पन्न हुआ है विद्युत वाहक बल सदैव उसका विरोध करता है, यही लेंज का नियम है। तो ऐसे बोल सकते हो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण, एकदम सिंपल भाषा है। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो पहला नियम तो समझ में आ गया, पहला नियम क्या बोलता है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को लाया जाता है तो चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, ये हो गया पहला नियम, ठीक है ना।
तो जब लिखो ना, बोल देते लिखने के लिए, लिखो जब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में, पहला नियम, नहीं नहीं, ये हो गया आपको कौन, नहीं, फैराडे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये लेंज का नियम दूसरा काम आएगा, देखो जल्दी से कर लीजिए। पहला नियम, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है, तो चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये पहला नियम हो गया। तो चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। दूसरा नियम कहता है, बहुत ही अच्छा है, कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दूसरा नियम, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, 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 लिखे जी, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। मतलब कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है वो समानुपाती होता है फ्लक्स में परिवर्तन के, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब वो φ2 माइनस φ1 है ना, बटे T2 माइनस T1। तो इसी को हम लोग मतलब लिखते हैं डायरेक्ट क्या, d∅dt, नहीं, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं d∅dt, है ना। E विद्युत वाहक बल हो गया, ठीक है ना, लिख देना, हाँ। और इसी को लेंज के नियम क्या कहता है, लेंज का नियम से जो है ना, लेंज के नियम से माइनस खाली लग जाएगा, E इक्वल टू माइनस एन d∅dt। देखिए ये माइनस एन d∅dt, माइनस का मतलब वो लेंज का नियम, ये क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से भी उत्पन्न हुआ, किस कारण से उत्पन्न हुआ होगा, घुमाने से, गति में, गति का सदैव विरोध करता है ना। मतलब कि आपको अगर पूरा क्लियरिफाई कर देना है कि किस कारण से हुआ होगा, तो गति से हुआ होगा, कि बोलना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से, अर्थात गति ब्रैकेट में कर देना, उत्पन्न हुआ है, सदैव उस गति का विरोध करता है, उस गति का विरोध करता है, उसे लेंज का नियम कहते हैं। तो लिख लेते हैं लेंज का नियम, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा 2 नंबर में, तो क्या करोगे, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से भी, तो जिस कारण, अब वो कारण ब्रैकेट में दे देते हैं, जिस कारण गति से भी, जिस कारण से भी उत्पन्न होता है, सदैव उस कारण, कारण का मतलब क्या हुआ, गति, क्या हुआ, गति, ध्यान से देखिएगा, सदैव उस कारण का विरोध करता है, विरोध करता है।
विरोध करता है, सदैव उस कारण का विरोध करता है। यही लेंज का नियम, यही लेंज का नियम है, ठीक है ना। इसे लेंज का नियम कहते हैं, लेंज का नियम, है ना, ये लेंज का नियम है। तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम अच्छा से ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। और एसी करंट में देख लेते हैं, एसी करंट उत्पन्न कैसे होता है। हमको पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि प्रेरित धारा जो उत्पन्न होता है वो कैसा नेचर का होता है, एसी होता है कि डीसी होता है। प्रेरित धारा जो उत्पन्न होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें जो प्रेरित धारा होता है वो कैसा होता है नेचर का, एसी नेचर का होता है। हमेशा हमेशा एसी उत्पन्न करता है। जैसे हम बताते हैं क्या, मोटर को तुम घुमाते हो तो छोटा डायनेमो जो होता है मोटर, उसको घुमाते हो तो डीसी निकलता है, लेकिन तार के अंदर जो उत्पन्न हुआ था, जो कॉइल में आया था कुंडली में, जो वो एसी था, वो तो क्या था, वो कम्यूटेटर होता है, परिवर्तक करता है एसी को डीसी में, ठीक है ना, वो चेंज करता है सिर्फ उसको। मेन है फंडा यही कि डायनेमो में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, वो किस प्रकृति का होता है, एसी या डीसी, एसी, याद रखना है, डीसी मत मार देना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि इस प्रत्यावर्ती धारा में आपको एक टर्म है रेजिस्टेंस, एक है इंडक्टर, इसको बोलते हैं इंडक्टर, इसको प्रेरक, प्रेरक बोलते हैं, प्रेरक, एक है कैपेसिटर, संधारित्र, है ना। तो ये हो गया आर, ये हो गया एल और ये हो गया सी, नहीं, तो इन सब से मिलाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है देखो, करंट और वोल्टेज आपको बता देते हैं, ये सब एसी पर वर्क कर रहा है, एसी अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है। और इस प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट, करंट को वोल्टेज और करंट का मान चेंज होते रहता है और ये आगे पीछे रहता है, ठीक है ना। तो कितना डिग्री आगे पीछे होता है वो सब बता देते हैं फटाफट, ठीक है ना। देखो इसमें जो करंट और वोल्टेज होता है, इसमें जो करंट और वोल्टेज होता है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, वोल्टेज भी इसी में होता है, करंट भी इसी में होता है। क्योंकि इसका जब डायग्राम बनाते हो तो वोल्टेज और करंट दोनों एक ही में होता है, आई और भी एक ही लाइन पर होता है, एक ही फेज में होता है। इसको बोलते हैं समान कला, क्या बोलते हैं, समान कला में होता है, समान कला में। इंडक्टर की बात करते हैं, इंडक्टर की बात करते हैं, 90 डिग्री क्या होता है, आगे या पीछे, अग्रगामी पश्चगामी, याद होगा शब्द का इस्तेमाल करते थे, अग्रगामी और पश्चगामी, है ना। तो पहले इसका देखते हैं, इसका देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आगे कौन होगा, वोल्टेज या पीछे और या करंट। तो क्यू बराबर सी बराबर क्यू बटे भी, तो भी पीछे कर देते हैं, हाँ, मतलब ऐसे ही मस्त एक कॉन्सेप्ट को रखते हैं और कुछ नहीं। 90 डिग्री जो है ना पीछे होता है वोल्टेज और करंट आगे होता है, ठीक है ना, करंट आगे होता है, मतलब कि करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी है, पश्चगामी। इसमें क्या होता है कि करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, करंट 90 डिग्री पीछे रहता है और वोल्टेज आगे रहता है, ठीक है ना। वोल्टेज हो गया ये, करंट हो गया 90 डिग्री। कैसे बोल रहे हैं सर, तो इसका वेव डायग्राम याद होगा, ऐसे करके बताते थे, है ना। ये वोल्टेज होता था और ये करंट होता था ना, ऐसे करके बताया करते थे कि करंट है आई, देखो एक ही फेज में है। किसके लिए, रजिस्टर के लिए। इसके लिए देखते हैं बस, इसके लिए क्या कि वोल्टेज है ना, और करंट को क्या करना है, आगे कर देना, करंट को आगे। तो आगे देखो, आगे है ना, ये आगे है, शुरू में जो आगे ऊपर रहेगा वो आगे है, क्या है, आगे। मतलब अगर ये कहने का मतलब, अगर ये आई बराबर यहाँ से ये आई भी ना है जी, अगर ये भी बराबर, हाँ हाँ सही है, ये भी है और ये आई है। तो आई बराबर अगर बोले आई एम साइन थीटा लिखोगे या ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो जाएगा आई एम भी एम साइन 90 माइनस ओमेगा टी,
ठीक है ना, ये थीटा पीछे है, क्या ये पीछे है। ये बताए थे, सब देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार कॉपी में ध्यान से देख लेना है, एग्जाम में ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये देखो आगे है और ये पीछे, ठीक है ना, ऐसे करके देख लो, देखो है ना, ये आगे और ये पीछे, बस ये है। तो 3 वो चीज है जिसको ध्यान में रखना है, और तीनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट बनता है ना, एलसीआर सर्किट। तो सिंपल है, हम एलसीआर का बात करते हैं, एल इससे पूछेगा एलसीआर क्वेश्चन। तो एलसीआर में क्या होता है, 3 प्रेरकत्व और कैपेसिटर को लगा देते हैं और इसमें प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करा देते हैं। तो इस तरह से ये आर हो गया, ये एल हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना। तो आर एल सी हुआ। और इसमें क्या है, देखिए इसमें सभा के पास है ना, सब चल जाएगा, टेंशन का ले रहा है। आर एल सी, तो आर एल सी में आपको एक चीज बता देते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज, इसमें रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। लेकिन इसमें बोलते हैं क्या, एक्सएल एक शब्द आता है, प्रतिघात, क्या होता है, प्रतिघात। तो एक्सएल जो है ना, प्रतिघात एक प्रतिबाधा, 2 चीज है ना। तो प्रतिघात जो होता है ना, टोटल मिला के होता है, ये प्रतिबाधा है। इतना हिंदी है ना इसमें कि मतलब थोड़ा इसको बोलते हैं क्या, रिएक्टिव इंडक्टेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस। ये आता कैसे एक्सेल, ये एक तरह से आ रही है, इसका इस ये एक तरह से आ रही है, लेकिन इसका प्रतिरोध जो ओम यूनिट होता है ना प्रतिरोध का, तो इसका भी ओमे होता है मात्रक, इसका भी ओम होता है मात्रक, ठीक है ना। एक्सेल का भी प्रतिरोध ओम ही होता है। तो एक्सेल बराबर होता है V = आई, आर बराबर V/I होता है, तो VL/IL हो जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं। और एक्सेल बराबर याद होगा 2πfL होता है, 2πfL या ओमेगा एल होगा। ये सब ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के व्यू से पूछेगा आपको, ठीक है ना। एक्सेल किसके लिए बात करें, ये ठीक है, प्रेरक के लिए, क्या बोल रहे हैं, प्रेरक के लिए। और एक्सी जो होगा ये किसके लिए रहेगा, धारितीय प्रतिघात है, क्या है, हाँ धारितीय प्रतिघात। ये सब पूछेगा आपको बाद में, फिर दिक्कत होगा, इसे ध्यान से देख करके उसको घर में पढ़िए। इसको भी हम लोग क्या होता है, 1/2πfC बोलते हैं, है ना। IC का ओमेगा एल, ओमेगा सी बोलते हैं। इसका भी यूनिट वही होगा तीनों का, इसका सबका ओम है, क्या ओम, ये ध्यान देना, बस ओम है ना। ये हो गया। माहो तो चालकत्व का होता है, उधर चला गया, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ओम इनवर्स का होता है, देखिए प्रतिरोध का जो उल्टा होता है ना, तो रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस हो गया वो ओम इनवर्स, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वही चालकत्व, ठीक है। तो देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा कि अब जो है तीनों को भी जब मिला देते हैं, तीनों को मिला देते हैं तो एलसीआर सर्किट बन जाता है, एलसीआर परिपथ। तो एलसीआर परिपथ में क्या क्या पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट है इसका प्रतिघात, क्या है, या प्रतिघात बोलिए, प्रतिबाधा लिखे थे कि, अच्छा प्रतिबाधा लिखे हो, वो जेड होता है, क्या होता है, जेड जो होता है ना, वो होता है, क्या होता है बताओ ना, सॉरी गलती कर दिए, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है, ठीक है। ये होता है क्या, प्रतिघात। ये सब बताया गया है, एक बार खाली बस ध्यान से देख लेना घर पे जाके कॉपी पर, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। प्रतिघात है ये प्रतिघात। अब इसमें कोई पूछेगा वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज के लिए भी आप कर सकते हो क्या, यहां से देखो, यहां से क्या V
आर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कर सकते हो, ये भी है। अब है ये आपसे पूछेगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कोस फाइ तो होता है कितना, आर बटे जेड, आर बटे जेड। जेड का मतलब प्रतिघात, तो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कॉस फाइ हो गया प्रतिघात। अच्छा सॉरी, पावर फैक्टर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पावर फैक्टर को शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक आ जाएगा, इस सब एग्जाम में पूछते रहता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। शक्ति गुणांक, उसके बाद फिर क्या पूछ सकता है आपको, ये सब में बहुत कुछ है। रेजोनेंस प्रभाव मतलब अनुनाद प्रभाव का कंडीशन, अनुनाद की स्थिति क्या होता है। हाँ, सबसे बड़ा चीज है कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में। अब अनुनाद की स्थिति क्या है, अनुनाद की स्थिति क्या है, जब एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी, एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी पहला स्थिति, और आर बराबर क्या हो जाए जेड, आर बराबर जेड, ये सब अनुनाद की स्थिति है जी। और तीसरा स्थिति क्या है, एकदम शॉर्टकट और बढ़िया से पढ़ा है, पावर फैक्टर 1 हो जाए, पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर का कंडीशन है ये। तो तीन चीज को कम से कम याद रखना कि अनुनाद कौन कौन की स्थिति होती है, ये याद रखना जरूर। अनुनाद की स्थिति या में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। अब अनुनाद क्या पूछ सकता है, तो अनुनाद बोलना है कि जब परिपथ में एलसीआर परिपथ में एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, मतलब धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो उसे अनुनाद परिपथ कहते हैं, अनुनाद परिपथ कहते हैं। और उस स्थिति में जो करंट का मान होता है मैक्सिमम होता है ना, और प्रतिघात का मान न्यूनतम होता है। उस स्थिति में प्रतिघात का मान न्यूनतम होता है और करंट का मान अधिकतम होता है। इसमें क्या महत्तम होता है, बढ़ता क्या है, बढ़ता है आपका क्या इसमें वोल्टेज, वोल्टेज में मैग्नीफाई करता है। आवर्धित क्या होता है इसमें, वोल्टेज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सब। तो ट्रांसफार्मर का कुछ पॉइंट सब पूछते रहता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की बनावट और क्रिया विधि बताएं, क्रिया विधि बताएं। पहला एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, भंवर धारा क्या है, भंवर धारा क्या है, इसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। ये क्वेश्चन दूगो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। भंवर धारा समझते हो ना, किसी भी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में यदि बंद लूप को, बंद परिपथ को रखा जाता है ना, तो परिपथ में इतना धारा बहने लगता है ना, जैसे कि चालक गर्म हो जाता है, और इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि लाल तप्त हो जाता है और पिघल भी सकता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में जब भी यूज करता है कोर को, क्रोड़ को, तो परतदार एक पर एक बैठा करके, है ना। वो भी क्या होता है, नर्म लोहा हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उसका असली नाम है सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है। नहीं, परतदार परत रखते हैं, और उससे क्या होता है कि करंट फ्लो करने में, आई मीन फ्लक्स जो होता है पास होता है उस क्लोज परिपथ से इजिली होता है, इसलिए वह आसानी से गर्म नहीं होता है, ठीक है ना। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है ना, वो भी जानना जरूरी है। हिस्टेरेसिस लॉस कैसे लिखते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस हानि, ये भी अच्छा टॉपिक है। तो अभी इस पर हम जिक्र कर देते हैं, थोड़ा नहीं भी करते हैं, लेकिन आज तक तो नहीं पूछा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
ट्रांसफार्मर की बनावट, तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हो, ट्रांसफार्मर 2 कॉइल होता है, प्राथमिक और द्वितीयक कॉइल होता है। 2 तरह का ट्रांसफार्मर हम लोग जो 12th में पढ़ते हैं वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, मतलब कि उसको बोलते हैं अपचयी और एक उपअपचयी ट्रांसफार्मर। 2 तरह का ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है ना। तो उसमें किसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज्यादा कम होगा वो ध्यान दे देना है, ठीक है। तो स्टेप अप में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरू की संख्या ज्यादा होता है, सॉरी प्राथमिक कुंडली की किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई कर देता है ना, और करंट जो हाई होता है उसको लो कर देता है, उल्टा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्राइमरी तरफ फेरू की संख्या ज्यादा होता है, सेकेंडरी की तरफ स्टेप अप की बात कर रहे हैं ना, तो प्राइमरी की तरफ संख्या कम होता है, सेकेंडरी की तरफ ज्यादा होता है। प्राइमरी की तरफ जो संख्या होता है वो मोटा होता है तार उसका, और प्राथमिक और सेकेंडरी की तरफ जो होता है वो पतला तार बहुत सारा बनाया जाता है, जिससे उसका क्या होता है, मान बढ़ जाता है वोल्टेज का। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हाई वोल्टेज होता है तो लो में भी मिलेगा, जैसे जो कि एम्पलीफायर में यूज होता है, जो हम लोग घर में देखते हैं, तो छोटा मोटा ट्रांसफार्मर सब स्टेप डाउन होता है। क्या होता है, सब स्टेप डाउन। लेकिन स्टेपलाइजर जो यूज करते हैं, स्टेपलाइजर खट 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 मारते हैं एकदम स्टेपलाइजर में और वोल्टेज बढ़ जाता है, तो उसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर एक साथ यूज होता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर स्टेपलाइजर में देखते हो गया कि ऐसा एक खुट्टी रहता था, नीचे करने वाला एक ऊपर करने वाला, तो नीचे करते होते तो ज्यादा वोल्टेज आता था तो आसानी से वोल्टेज को कम कर देते, वो हुआ स्टेप डाउन, है ना, स्टेप डाउन। और स्टेप अप में क्या, ज्यादातर लोग स्टेप अप यूज करता है, ट्रांसफार्मर क्यों स्टेपलाइजर यूज करेगा, कम वोल्टेज तो ज्यादा करने के लिए, तो स्टेप अप यूज करता है, स्टेप अप के लिए ऊपर कर देता था, जिससे क्या होता है कम वोल्टेज भी, बॉल अगर थोड़ा थोड़ा भी जल रहा होता था तो आराम से उसको बढ़ा करके हाई वोल्टेज, पहले के समय में जब वोल्टेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था तब। अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो जगह ट्रांसफार्मर हर जगह लग ही गया है, तो वोल्टेज जो है ना उसका ड्रॉप बहुत ही कम होता है, हानि बहुत कम होता है, ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और तार भी हाई क्वालिटी का लगाया गया, मोटा मोटा तार यूज करता है ना, ACSR कंडक्टर यूज होता है। तो ये हो गया, उधर से बात करते हैं अब AC का जो कॉन्सेप्ट था ये खत्म हो गया। इसी से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपको, भंवर धारा को ध्यान में रखना है, एडी करंट जो अंग्रेजी नाम है उसका, और साथ ही साथ लेंज का नियम याद रखना, ठीक है ना, वो आ सकता है। ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखना कि ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बोलना है कि ट्रांसफार्मर का कोर परतदार इसलिए होता है ताकि उसकी भंवर धारा को कम किया जा सके। अगर परतदार नहीं होगा तो भंवर धारा ज्यादा उत्पन्न होगा, जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो अधिक गर्म होगा, और अधिक गर्म होने से उसके कारण से जो कॉपर बाइंडिंग किया हुआ है, तार जो बांधा हुआ वो भी गर्म होकर के पिघल जाएगा, इसलिए वैसा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, अब वीडियो को स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यू चलते चल जाना है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, थोड़ा लॉजिक गेट में आ जाते हैं। लॉजिक गेट है ना, अर्धचालक, तो लॉजिक गेट के बारे में बात करते हैं। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट क्या होता है, तो 3 तरह का मूल गेट है। बेसिक गेट जो होता है 3 तरह का होता है, बेसिक गेट, हाँ, तो बेसिक गेट है हमारा 3 गो। मूल गेट वो 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक नंबर में एक के साथ बता देंगे। और गेट, दूसरा है नॉर गेट, और गेट के बाद नॉट गेट होता है, एंड गेट बोल सकते हो, एंड गेट। उसका तीसरा है नॉट गेट, नॉट गेट। ये तीनों फंडामेंटल बेसिक है, ठीक है ना, मूल है। अब और गेट का संकेत देखो, ध्यान से देखना, ये हो गया और गेट का संकेत, ठीक है ना, हो गया। 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, जो कि इसका बूलियन व्यंजक ये होता है, ठीक है ना, A+B, उसके बूलियन व्यंजक बोलते हैं, सब एक के में बूलियन व्यंजक, ठीक है ना। एंड गेट में अब इसका सततता सारणी क्या होता है वो भी देख लो, सततता सारणी सब एक ही साथ, यही पूछता, सततता सारणी पूछता आपको एग्जाम में, इसका सर्किट डायग्राम नहीं पूछेगा। सततता सारणी में क्या होता है, ए हो गया, है ना, और एक बी हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्या, y = A+B, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। बस रिवीजन करवा रहा है, थोड़ा एग्जाम में पूछ देगा। इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, बल्ब को बुताना जलाना, ये इसको 1 1 रखते हैं, या पहले 1 0, इसको 0 1 करते हैं, इसको 1 1 कर देते हैं, फिर इसको 0 0। अगर इसको 1 1 करेंगे तो बल्ब जलेगा, हाँ जल जाएगा।
इसको 0 1 करते हैं तो बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा, क्योंकि 1 + 0 1 ही होगा। इसको करेंगे 1 1 1 तो 1 1 1 जलेगा, दोनों ऑन रहेगा स्विच, अब ये 0 हो जाएगा। सत्यता सारणी ये हो गया। अब बात करते हैं एंड गेट का। एंड गेट में क्या होता है कि इसमें भी 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, तो ऐसे करके बना दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके बना दिया A और B, y = A.B पढ़े थे इसको। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इसका सत्यता सारणी कैसा दिखेगा, आपको ये दिखा देते हैं। इसका सत्यता सारणी ऐसे दिखेगा, A और B हो गया और y = A.B हो गया। इसमें 1 0 0 1 1 1 0 0 3 स्थितियां हैं। चारों के चारों स्थिति बता देते हैं। तो 1 और 0 को रखते हैं तो क्या 0 मिलता है आउटपुट, 0 1 रखते हैं तो 0 आउटपुट मिलता है, 1 1 रखते हैं तो 1 आउटपुट मिलता है, और 0 0 रखते हैं 0 आउटपुट मिलता है। मतलब सबसे अच्छा हमको आउटपुट कौन देता है, ऑर गेट ज्यादा अच्छा दे देता है, नहीं। अब देखते हैं नॉट गेट का, बात कर लेते हैं नॉट गेट का। तो नॉट गेट थोड़ा सा देगा तो इंक थोड़ा लॉस हो रहा है। नॉट गेट में क्या होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। अब बीच में क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, ये नॉट गेट हो गया। अगर ए देते हैं तो इसमें y जो होता है ए नहीं प्राप्त होगा, ए नो। मतलब क्या है, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, तो एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है बी, बस यही है। अब इसमें अगर 1 देते हैं तो क्या मिलेगा 0, और 0 देते हैं तो क्या मिलेगा 1, यही होता है इसका सत्यता। हाँ y = A बार होगा, y = ए बी, हाँ ये जो है ना y है, क्या है y है, क्या है y = A बार, क्या है A बार। इसमें क्या होता है, बस ये ध्यान देना है। अब इसी से मिलाते हैं और बनाते हैं 2 को गेट, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट। लॉजिक गेट वो कौन कौन सा है, सबसे पहले में नॉर गेट है और दूसरा है नैंड गेट, वही 2 है नैंड गेट। तो नॉर गेट का मतलब क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट, और प्लस नॉट, नॉट को मिलाने से बनता है, ठीक है ना। और ये नैंड गेट जो बनता है वो एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट के मिलाने से बनता है। तो ये देख लेते हैं तुरंत फटाफट। रह दो, कोई इधर तो हो ही नहीं गया है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इसका बात करते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट का मतलब होता है और प्लस नॉट, मतलब और गेट के, ध्यान से देखना है इसको, और गेट के आउटपुट में ये हमारा ए और बी हो गया, और इसका आउटपुट क्या होगा ए प्लस बी, ए और बी हो गया। तो इसके आउटपुट में, इसके आउटपुट में क्या करते हैं, इसके आउटपुट में नॉट लगा देते हैं, क्या लेते हैं नॉट गेट, नॉट गेट लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि y = A + B था, तो इसका हो जाएगा y = A + B पर बार हो जाएगा, नहीं A + B पर। इसी का सिंबल जो है ऐसे लिखा जाता है, और करके इतना लंबा चौड़ा ना दे करके संकेत में ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके यहाँ पर एक 0 दे देते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर A और ये B है तो इसका जो y होगा वो होगा A + B पर बार। ये हो गया क्या नॉर गेट, क्या हो गया नॉर गेट। इसका बस बूलियन व्यंजक हो गया, ये बूलियन व्यंजक। अब इसका सत्यता सारणी भी पूछ देगा एग्जाम में, तो इजीली बना देना है, ए और बी ले लेना है और y = A B का बार ले लेना है, आराम से बना देना है। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, ठीक है ना। तो इनपुट में क्या क्या इस सिचुएशन है, 1 0 0 1 1 1 0 0, ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन है। चारों कंडीशन को अच्छा से अप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 + 0 क्या होगा 1, और 1 का क्या होगा फिर 0। ध्यान से देखना, 0 + 1 क्या होता है 1, और 1 का कंप्लीमेंट 0 है ना, 1 1 0, सॉरी 1 + 1 1 और 1 का 0 0 0 0 0 का 1। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, इस सत्यता सारणी हो गया। अब बात करते हैं ये कौन सा हुआ, नॉर गेट हुआ, क्या हुआ नॉर गेट।
अब बात करते हैं दूसरा नॉट थी नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट में क्या कि एंड प्लस नॉट होता है, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। तो इसमें एंड का सिंबल कैसा होता है, ये देखिए एंड का सिंबल हो गया ये, मतलब कि दो इनपुट है ए और बी, और ये वाई और इसके नॉट गेट जोड़ देंगे, हो गया नॉट गेट। नहीं मतलब कि हो गया ए बी और ये ए पर बार। इसका सिंबल क्या होता है भाई, इसका सिंबल बस ऐसे कर ऐसे कर देना, ऐसे करके और यहाँ पर एक शून्य लगा देना, तो हो गया क्या नॉट गेट। क्या हो गया थी नैंड गेट, क्या हो गया नैंड गेट। तो y इक्वल टू ए डॉट बी पर बार हो गया नैंड गेट। क्या हो गया नैंड गेट, ये नैंड गेट आ गया, समझ में आ गया ना नैंड गेट। इसका सतत सारणी बनाना बहुत ही आसान है, सेम टू सेम प्रोसेस। सतत सारणी ए है और बी है, ठीक है ना, और इसमें y बराबर ए बी पर बार है, 1 0, तो 0 0 का 1, 0 1, तो 1 0 0 का 1, 0 0, तो 0 0 0 0 का 1, फिर 1 1, तो 1 1 1 1 का 0। ये हो गया इसका सतत सारणी।